साथियों जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल स्टडी सेंटर में। तो अभी बायोलॉजी का सेक्शन चल रहा है, जिसमें बायोलॉजी के पार्ट 1 में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करा दिया था। पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 2 और 3 को कंप्लीट करा दिया था। आज हम पार्ट 3 में चैप्टर नंबर 4 अनुवांशिक एवं जैव विकास से आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे, है ना। तो आप लोग के लिए एक अच्छा सीरीज चल रहा है, जिसमें आपको पूरी तैयारी जो है वह हम लोग कराएंगे। बोर्ड की परीक्षा के लिए पूरी तैयारी आपको करवाएंगे, है ना। तो आप लोग इस चैनल को जरूर वॉच करें, है ना। इस चैनल को जरूर वॉच करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस प्रश्नों की श्रृंखला को आप जितनी बार पढ़ेंगे उतना अधिक आपको याद होने वाला है, क्योंकि एक बार प्रश्नों को पढ़ने से या देखने से आपको याद नहीं होगा। याद करने के लिए इस प्रश्नों को आपको बार बार देखना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जिसका पहला ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन है, ऑप्शन बी है ओपोरियन ने, ऑप्शन सी है लैमार्क ने और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा डार्विन, और डार्विन का जो आंसर हो जाएगा, इनका पूरा नाम था चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। यह भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये 2014 के परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जोड़ा पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि जोड़ा में 26 जोड़ा, 14 जोड़ा, 23 जोड़ा या 18 जोड़ा। तो दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कुल गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 46 होती है, यानी कि 46 होती है। और जोड़ा में पूछ रहा है तो 46 का जो आधा हो जाएगा, 46 का जो आधा हो जाएगा वह 23 हो जाएगा, यानी कि मनुष्य के शरीर में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, ठीक है, जिसमें जो होता है 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है इस गुणसूत्र में पुरुषों में, इन गुणसूत्रों में पुरुष में XY गुणसूत्र होता है और मादा में XX गुणसूत्र होता है, जिसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्वेश्चन आता है लिंग गुणसूत्र कौन है, तो लिंग गुणसूत्र जो है वह X है और XY है। XX लिंग गुणसूत्र जो महिलाओं में पाया जाता है और XY गुणसूत्र जो पुरुषों में पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है, ठीक है। यानी यदि पिता पक्ष का Y गुणसूत्र माता पक्ष के X गुणसूत्र के साथ निषेचित होगा तो जन्म लेने वाला संतान जो है वह लड़का होगा। इसके ठीक विपरीत पिता पक्ष का X गुणसूत्र माता पक्ष के X गुणसूत्र के साथ निषेचित होगा तो जन्म लेने वाला संतान जो होगा वह लड़की होगी। इस प्रकार लिंग निर्धारण में पुरुष जो है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। पुरुष जो है वह लड़का होगा या लड़की होगा, इसकी जिम्मेवारी जो है वह पुरुषों के पास होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं, यानी कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख जो होते हैं वह किस तरह के अंग होते हैं। ये समजात अंग होते हैं, अवशोषी अंग होते हैं, संवर्ती अंग होते हैं या इनमें से कोई नहीं होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि समवर्ती अंग। कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख जो होते हैं वह समवर्ती अंग होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिसका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं हो रहा है। ऐसी संरचना को क्या कहते हैं। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं हो रहा है। ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है समजात अंग कहते हैं, ऑप्शन बी है हमारा अवशोषी अंग कहते हैं, ऑप्शन सी है समवर्ती अंग कहते हैं और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अवशोषी अंग। अवशोषी अंग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीन शब्द की प्रस्तावना किसने दी थी। जीन शब्द की प्रस्तावना जो है वह किसने दी थी। ऑप्शन ए है वाटसन ने दी थी, ऑप्शन बी है मेंडल ने दी थी, ऑप्शन सी है वेंडेन ने दी थी या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं दी थी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जीन शब्द की प्रस्तावना जो है जो वाटसन ने भी नहीं दी थी, मेंडल ने भी नहीं दी थी, है ना, वेंटल भी नहीं दी थी और ना ही वेंटल ने दी थी। तो जीन शब्द की
प्रस्तावना किसने दी थी? इसका राइट आंसर क्या होगा, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। अगला प्रश्न है हमारा कौन सा वैज्ञानिक, है ना, कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? ऑप्शन ए है सर्मक, ऑप्शन बी है लैमार्क, ऑप्शन सी है चार्ल्स डार्विन और ऑप्शन डी है लिनियस। तो दोस्तों 6 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर्मक। सर्मक नामक वैज्ञानिक ने मेंडल के नियमों को पुनः खोजा था, है ना। मेंडल के नियमों को, है ना, कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों को पुनः खोज किया था? तो वो था सर्मक, वो सर्मक नामक विज्ञानी था। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र बने होते हैं, गुणसूत्र किससे बने होते हैं? ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए है सर्मक डीएनए के द्वारा, ऑप्शन बी है डीएनए और आरएनए के द्वारा, है ना, ऑप्शन सी है डीएनए और प्रोटीन्स, डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के द्वारा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 7 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो गुणसूत्र बने होते हैं वह डीएनए के बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं और आरएनए के बने होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ हैं, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है, क्या है अनुवांशिक पदार्थ, है ना, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या है? ऑप्शन ए है डीएनए है, ऑप्शन बी है गुणसूत्र है ना, ऑप्शन सी है जीन है और ऑप्शन डी है हरित लवक है। तो कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो कोशिका में दोस्तों जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वह डीएनए ही होता है। कोशिका में जो अनुवांशिक पदार्थ है ना, वह डीएनए होता है। दोस्तों जो प्रश्न था हमारा कि जीन शब्द की प्रस्तावना किसने दी थी, है ना। जीन शब्द की प्रस्तावना का जो श्रेय दिया जाता है, वह दिया जाता है, पहले तो इसका जीन शब्द की प्रस्तावना का श्रेय ग्रेगोर जॉन मेंडल को दिया जाता है, जिन्होंने 1865 में जीन शब्द की अवधारणा प्रस्तुत की थी। लेकिन जीन शब्द का उपयोग सबसे पहले विल्हेम जोहानसन ने किया था। जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था विल्हेम जोहानसन ने, क्योंकि इस प्रश्न में इस ऑप्शन में है नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह विल्हेम जोहानसन होगा। जीन शब्द की प्रस्तावना जो दिया था वह दिया था विल्हेम जोहानसन ने दिया था, और यह दिया था 1909 ईस्वी में, इसलिए, है ना, कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में जीन शब्द की प्रस्तावना जो है वह ग्रेगर जॉन मेंडल ने भी दिया था, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा कि कोशिका के अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो कोशिका की जो अनुवांशिक पदार्थ होती है वह डीएनए होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, ठीक है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, आ गया, है ना। जीन शब्द जो प्रस्तुत किया था, जीन शब्द जो है वह प्रस्तुत किया था, है ना, जॉनसन ने। जीन शब्द जो दिया था वह जॉनसन ने दिया था। जीन शब्द जो है प्रस्तुत करने का काम जो है वह जॉनसन का है। जीन शब्द जो है वह प्रस्तुत किया था जॉनसन ने। जीन शब्द जो प्रस्तुत किया था वह जॉनसन ने। काफी इंपोर्टेंट है, इस प्रश्न को भी लगा लीजिएगा, यह प्रश्न आने ही वाला है। अगला क्वेश्चन है मलेरिया उत्पाद करने वाला मच्छर जिसका नाम होता है मादा एनोफिलिस। मादा एनोफिलिस मच्छर, मलेरिया जो उत्पन्न करने वाला मच्छर होता है उसका नाम होता है मादा एनोफिलिस मच्छर। किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है साफ जल में उत्पन्न होता है, ऑप्शन बी है गंदा जल में उत्पन्न होता है, ऑप्शन सी है मीठा जल में उत्पन्न होता है, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 10 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा गंदा जल में उत्पन्न होता है। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है वह गंदा जल में उत्पन्न होता है। मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है वह गंदा जल में उत्पन्न होता है। और दोस्तों जो मलेरिया के मच्छर होता है वह मादा एनोफिलिस होता है। मादा का अर्थ होता है कि मादा का अर्थ होता है मादा, यानी कि जो मच्छर काटता है वह नर मच्छर नहीं काटता है। जब भी आपको कोई मच्छर काटता होगा तो नर मच्छर नहीं काटता है, बल्कि वह मादा मच्छर काटता है, और नर मच्छर जो है वह आपको काटने का काम नहीं करता है, क्योंकि उसका जो सुई होता है जिसे वो काटता है, जिसे वह चुभाता है, आपके शरीर में इंजेक्ट करता है ताकि वह ब्लड को चूस सके, वह उतना लंबा
नर मच्छर का होता नहीं है, इसलिए वह जो है वह काटने का काम नहीं करता है, बल्कि नर मच्छर जो होता है वह फूलों का रस चूसता है, जंगलों का रस चूसता है और उसी को अपना भोजन करता है। लेकिन मादा मच्छर जो होता है, मादा मच्छर वह खून चूसने का काम करता है। मादा मच्छर जो है वह खून चूसने का काम करता है, खून चूसने का काम करती है जो मादा मच्छर होता है। इसलिए आपको जब भी कोई मच्छर काटता है तो समझ लीजिए वह नर मच्छर नहीं काटा है आपको, वह मादा मच्छर ने आपको काटा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो दोस्तों डेंगू जो उत्पन्न होता है वह मच्छर जो होता है वह साफ जल में उत्पन्न होता है। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो होता है वह साफ जल में उत्पन्न होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा कि मलेरिया जो उत्पन्न होता है वह गंदा जल में उत्पन्न होता है उसके मच्छर, और मलेरिया जो उत्पन्न होता है वह गंदा जल में उत्पन्न होता है, उस मच्छर का नाम है मादा एनोफिलीज मच्छर। और डेंगू जो उत्पन्न करने वाला मच्छर होता है वह साफ जल में फैलता है, साफ जल से उत्पन्न होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी 2011 की परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? ठीक है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? खारा जल में, खारा जल कहने का मतलब है नमकीन जल में। ऑप्शन बी है शुद्ध जल में, ऑप्शन बी है हमारा शुद्ध जल में, है ना। ऑप्शन सी है हमारा गंदा जल में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 12 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि शुद्ध जल में। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो होता है वह बिल्कुल शुद्ध जल में ही उत्पन्न होता है। ठीक है, और डेंगू का मच्छर जो होता है अक्सर बरसात के दिनों में ही होता है, उत्पन्न होता है। और यह मच्छर जो है हमारे घरों के जो नाद होता है उसमें जो पानी जम जाता है उसमें फैल सकता है। घर का जो टायर लगा हुआ होता है, टायर में जो पानी जम जाता है बरसात का पानी, उसमें यह मच्छर उत्पन्न होता है। क्योंकि कहा गया है जो शुद्ध जल होता है वह वर्षा का पानी जो है वह शुद्ध जल माना गया है, वर्षा के पानी को शुद्ध जल माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समजात अंगों के उदाहरण कौन है? ऑप्शन है हमारा हाथ एवं कुत्ते के गर्भपात जो है ना, हमारा हाथ और कुत्ते का अगला जो पैर होता है वो समजात अंग है। हमारे दांत या हाथी के दांत समजात अंग है। आलू और घास के ऊपरी दूसरी भाग समजात अंग है, या उपोक्सा भी समजात अंग है। तो दोस्तों 13 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा हाथ और कुत्ते का जो अगला पैर है ना, वो हमारा समजात अंग है, वो हमारा समजात अंग है। अगला क्वेश्चन है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? विकासीय दृष्टिकोण से हमारी समानता किसके साथ है? चीन के विद्यार्थी के साथ हमारी समानता है, चिंपैंजी के साथ हमारी समानता है, मकड़ी के साथ हमारी समानता है, या जीवाणु के साथ हमारी समानता है? तो दोस्तों विकासीय दृष्टिकोण से हमारी जो समानता अधिक समानता है वह चिंपैंजी से है। विकासीय हमारा अधिक समानता जो है वह चिंपैंजी से है, क्योंकि हम चिंपैंजी की तरह देखते हैं। हमारा जो विकास हुआ वह चिंपैंजी नामक जीव से हुआ है। धीरे धीरे हम विकसित हुए और चिंपैंजी से आज मनुष्य की श्रेणी में आ गए हैं। ठीक है, लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा भिन्नताएं होगी है। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा भिन्नताएं होगी। इसके कम होगी भिन्नता, अधिक होगी भिन्नता, एक समान होगी, यानी में से कोई नहीं होगी। यानी कह रहा है कि लैंगिक जनन के जब उपरांत जब कोई लैंगिक जनन करता है तो अलैंगिक जनन की तुलना में उसमें भिन्नताएं जो होती है वह ज्यादा होती है या कम होती है, ज्यादा होती है या कम होती है। तो दोस्तों लैंगिक जनन के उपरांत जो है वह भिन्नताएं ज्यादा होती है, लैंगिक जनन के कारण जो है भिन्नताएं ज्यादा होती है, और अलैंगिक जनन में भिन्नताएं जो होती है वह नहीं के बराबर होती है। इसलिए आपका जो अगर 2 भाई होगा, 3 भाई होगा, 4 भाई होगा, आपके पास जितने भी भाई हैं सब एक समान नहीं होंगे, सबके अपने अपने विचार अलग अलग होंगे, सबके अपने रंग रूप आकार प्रकार सब अलग अलग होंगे। इसीलिए जो लैंगिक जनन होता है इसमें भिन्नताएं उत्पन्न होती है। लैंगिक जनन का सबसे खासियत यही है कि उसमें क्या होती है, जीवों में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना है? तो मेंडल ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम था। इन्होंने अपने प्रयोग के लिए किस प्रकार के पौधे को चुना था? मटर के पौधे को चुना था, चना के पौधे को चुना था, सेम के पौधे को चुना था, यानी में से कोई नहीं चुना था। तो दोस्तों मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया था। ठीक है, मटर के पौधे का चुनाव किया था। क्यों किया था मटर के पौधे? तो मटर के पौधे जो है मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, है ना। मटर के पौधे आसानी से मिल जाते हैं, और मटर के बीज जो है वह
सस्ते होते हैं, मटर के बीज जो है वो सस्ते होते हैं, ये आसानी से मिल जाते हैं और इसमें जीवों की भिन्नताएं जो है वो प्रदर्शित होती है, जीवों की भिन्नताएं जो है वो प्रदर्शित भी हो पाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक नाम किसने दिया? फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया था? नाभिकीय अम्ल को न्यूक्लिक नाम दिया था, सल्फ्यूरिक अम्ल को न्यूक्लिक नाम दिया था, HNO3 को दिया था या HCl अम्ल को न्यूक्लिक नाम दिया था? तो फ्रेडरिक मिशर ने नाभिकीय अम्ल को न्यूक्लिक नाम दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र के भाग होते हैं? किसने कहा था कि जीन जो होते हैं वह गुणसूत्र के भाग होते हैं और गुणसूत्र पर ही जीन पाए जाते हैं? यह बात किसने कहा था? 1928 में ग्रिफिथ्स ने कहा था, 1909 में जोहानसन ने कहा था, 1902 में टी बोवेरी एवं WS सट्टन ने कहा था या 1944 में मैकार्ट्री ने कहा था? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 18 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि 1902 ईस्वी में टी बोवेरी एवं WS सट्टन ने ये बात कही थी कि जीन जो होते हैं वह गुणसूत्र के भाग होते हैं, जीन जो होते हैं वह गुणसूत्र के ही भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? उसे अर्धसूत्रण कहते हैं, क्रोमोस्टेब कहते हैं, गुणसूत्र बिंदु कहते हैं या इनमें से कोई नहीं कहते हैं? तो दोस्तों 19 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए, यानी कि अर्धसूत्रण। प्रत्येक गुणसूत्र के 2 कुंडली धागों का बना होता है, जिसे हम अर्धसूत्रण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वे अंग जिसकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समान होती है किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंगों को क्या कहते हैं? तो ऐसे अंग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है समजात अंग कहते हैं, ऑप्शन बी है अवशोषी अंग कहते हैं, ऑप्शन सी है संवृत्ति अंग कहते हैं या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों 20 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए, यानी कि समजात अंग। वे अंग जिसकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंगों को ही हम समजात अंग कहते हैं। इसलिए कुत्ता का अग्रपाद और हमारा पैर जो होते हैं वह समजात अंग कहलाता है। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? ये काफी इंपोर्टेंट है। शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है या अपचयन अभिक्रिया है? तो दोस्तों 21 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प संख्या ए, उपचयन अभिक्रिया। शरीर में भोजन का पचना जो है वह उपचयन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया है? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया है? 3, 5, 7 या 14? तो दोस्तों 22 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि 7। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे और नाटे पौधे का अनुपात कितना होता है? लंबे और नाटे पौधे का अनुपात कितना होता है? ऑप्शन ए है हमारा 1:1 होता है, ऑप्शन बी है 3:1 होता है, ऑप्शन सी है 1:2:1 होता है, ऑप्शन डी है 1:3 होता है। तो दोस्तों 23 का राइट आंसर रहेगा विकल्प संख्या बी, यानी कि 3:1 होता है। एकल संकरण क्रॉस के फलस्वरूप लंबे और नाटे पौधे का अनुपात जो होता है वह 3:1 होता है। अगला क्वेश्चन है द्विसंकरण क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे का फिनोटोपिक अनुपात कितना था? ऑप्शन ए है 3:1 था, ऑप्शन बी है 9:3:3:1 था, ऑप्शन सी है 1:1 था और ऑप्शन डी है 1:2:1 था। तो दोस्तों 24 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि 9:3:3:1। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो काफी इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, इस बार के एग्जाम में पूछने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, बता चुके हैं ऊपर ही। स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र होता है वह XX होता है। स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र होता है वह हमारा XX होता है और पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र होता है वह XY लिंग गुणसूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होता है, ऊपर बता ही चुके हैं, पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र होता है वह XY होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी? प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास की सिद्धांत की कल्पना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है डार्विन के द्वारा, ऑप्शन बी है मेंडल के द्वारा, ऑप्शन सी है
जेम्स वाटसन के द्वारा, और ऑप्शन डी है फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। तो दोस्तों 27 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प संख्या ए, यानी कि डार्विन। प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना जो है वह चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही किया गया था। डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत भी दिया था। क्वेश्चन आता है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन। ठीक है। अगला है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो सभी जानते हैं मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो होता है वह होमो सेपियंस होता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो होता है वह होमो सेपियंस। और दोस्तों आपके लिए प्रश्न है कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इसको हम पढ़ा चुके हैं। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कमेंट बॉक्स में आप डालिए कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव का उद्भव कहाँ से हुआ है? अमेरिका देश से हुआ है, अफ्रीका देश से हुआ है, इंडोनेशिया से हुआ है या ऑस्ट्रेलिया देश से हुआ है? तो दोस्तों 29 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि अफ्रीका से। मानव का उद्भव जो है वह अफ्रीका से माना जाता है। मानव का उद्भव जो है वह अफ्रीका देश से ही माना जाता है। आपके प्रश्नों का आंसर दे दें कि मेढक का जो वैज्ञानिक नाम होता है वह राणा टिग्रीना होता है। मेढक का वैज्ञानिक नाम जो होता है वह राणा टिग्रीना होता है। और गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? गाय का वैज्ञानिक नाम तो बॉस इंडिकस होता है। गाय का वैज्ञानिक नाम होता है बॉस इंडिकस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? चमगादड़ और जो पक्षी के पंख होते हैं किस प्रकार अंग के उदाहरण है? समरूप अंग के, समजात अंग के, समवृद्धि अंग के और जीवाश्म अंग के। तो दोस्तों 30 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए, समरूप अंग। चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख जो होते हैं वह एक ही रंग के होते हैं, समरूप होते हैं, इसलिए इसे समरूप अंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत के जनक कौन है? उसको बारे में है ना, लैमार्क है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है, चार्ल्स मूर है या अल्फ्रेड मार्क है? तो दोस्तों इसका प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास सिद्धांत के जनक है वो हमारा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है। ठीक है। अगला हम पेज नंबर 5 अध्याय 5 हमारा पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। इसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन है जो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? ठीक है। कौन है जो जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? ऑप्शन ए है डीडीटी, ऑप्शन बी है कागज, ऑप्शन सी है वाहित मल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए, यानी कि डीडीटी। डीडीटी जो है वह जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। अनिम्नीकरणीय पदार्थ है डीडीटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में, आयनोस्फीयर में या ट्रोपोस्फीयर में? ये काफी इंपोर्टेंट सवाल है, ये 2015 के वार्षिक परीक्षा में पूछा गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह विकल्प संख्या ए हो जाएगा, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन परत जो पाया जाता है वह स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जलीय आहार श्रृंखला है? जलीय आहार श्रृंखला से हमारा मतलब है कि जल के अंदर में पाया जाने वाला या जल में पाया जाने वाला जीवों का जो आहार श्रृंखला होता है, जिसे पूरा चक्र होता है, वह क्या है? घास, बकरी और शेर। घास, बकरी और शेर, तो ये तो है ही नहीं, जल से कोई संबंधित है ही नहीं। दूसरा है शैवाल, जलीय कीट और मछली, है ना। तीसरा है घास, जलीय कीट और मछली, है ना। घास, मछली और मनुष्य। दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह शैवाल हो जाएगा, जलीय कीट हो जाएगा और मछली हो जाएगा। शैवाल हो जाएगा, जलीय कीट और मछली हो जाएगा। कारण कि शैवाल को जो है वह जलीय कीट खाती है और जलीय कीट को मछली खा जाती है। जलीय कीट को मछली खा जाती है और ये सभी जल में पाए जाते हैं, इसलिए जलीय आहार श्रृंखला है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? ऑप्शन है हरे पौधे को उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। ऑप्शन बी है हमारा नील हरित शैवाल को हरे पौधे की श्रेणी में रखेंगे, है ना, उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। ऑप्शन सी है जंगली जानवर को उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे या फूल और पत्ते को उपभोक्ता की श्रेणी में रहेंगे। दोस्तों उपभोक्ता वह होता है जो पदार्थों का भक्षण करता है और उत्पादक वह होता है जो पदार्थों का निर्माण करता है। तो हरे पौधे जो होते हैं वह उत्पादक होते हैं, नील हरित शैवाल जो होते हैं वह भी उत्पादक होते हैं, नील हरित शैवाल भी जो है वो उत्पादक होते हैं। जंगली जानवर जो होते हैं यही उपभोक्ता होते हैं, क्योंकि यह जो है वह
वह जो है वह जानवरों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, इसलिए इसे उपभोक्ता कहते हैं। फूल और पत्ते भी जो है वह उत्पादक हैं। इस राइट आंसर हो जाएगा इसका जंगली जानवर। जंगली जानवर जो है वह उपभोक्ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटन होने वाला पदार्थ है, यानी कि जैविक प्रक्रम द्वारा कौन अपघटित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सूखे घास एवं पत्ते, ऑप्शन बी है पॉलीथीन गैस, ऑप्शन सी है रबर और ऑप्शन डी है प्लास्टिक के बोतल। तो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने का मतलब है कि जैविक प्रक्रम द्वारा वो सड़ गल जाते हैं। कौन है जो स्वतः सड़ गल जाते हैं? तो दोस्तों है ना, पॉलीथीन स्वतः नहीं सड़ते गलते हैं, रबर स्वतः सड़ते गलते नहीं है, प्लास्टिक की बोतल भी सड़ते गलते नहीं है। कौन सड़ता गलता है स्वतः? तो वो हो जाता है सूखे घास और पत्ते जो है वह स्वयं सड़ गल जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सूखे घास और पत्ते। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है उत्पादक कहलाते हैं, ऑप्शन बी है घटक कहलाते हैं, ऑप्शन सी है उपभोक्ता कहलाते हैं, ऑप्शन डी है आहार श्रृंखला कहलाते हैं। तो दोस्तों हमने इसका डिस्कशन पहले ही कर चुके हैं कि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वह उत्पादक कहलाते हैं। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वह उत्पादक कहलाते हैं, इसे अंग्रेजी में प्रोड्यूसर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मुर्दाखोर है? मुर्दाखोर का मतलब है कौन है जो मुर्दा को खाता है? ऑप्शन ए है चील खाता है, ऑप्शन बी है सियार खाता है, ऑप्शन सी है कौवा खा जाता है मुर्दा को, और ऑप्शन डी है सभी खा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि चील जो है वो मुर्दा खाता है, सियार भी मुर्दा खा जाता है, कौवा भी मुर्दा खा जाता है, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? ऑप्शन ए है कागज अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, ऑप्शन बी है लकड़ी अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, ऑप्शन सी है कपड़ा जो है वह अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, ऑप्शन डी है प्लास्टिक जो है वह अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ का मतलब होता है कि जो स्वतः सड़ता गलता नहीं है वह कौन है? तो दोस्तों कागज स्वयं सड़ता गलता है, लकड़ी भी स्वयं सड़ता गलता है, कपड़ा भी सड़ गल जाता है स्वयं, लेकिन प्लास्टिक जो है वह सड़ता गलता नहीं है, जस का तस बना रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो है वह प्लास्टिक होगा। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो है वह प्लास्टिक होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? पर्यावरण के जैविक घटक कौन नहीं है? ऑप्शन ए है पौधा नहीं है, ऑप्शन बी है वायु नहीं है, ऑप्शन सी है जंतु नहीं है, और ऑप्शन डी है मनुष्य नहीं है। कौन पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? तो दोस्तों 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प संख्या बी, यानी कि वायु। वायु पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है, बाकी सभी पर्यावरण के जैविक घटक हैं। पर्यावरण के जैविक घटक है। जैविक घटक कहने का मतलब है उनमें जीवन होता है ना। पौधे में भी जीवन होता है, जंतु में भी जीवन होता है, मनुष्य में भी जीवन होता है, और लेकिन तो वायु में जीवन नहीं होता है। तो हमें पूछ रहा था नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहा था हमसे कि नहीं है, इनमें से कौन पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी हो जाएगा, वायु पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है? कौन जो है वह जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है? ठीक है, ऑप्शन ए है गोबर गैस, ऑप्शन बी है प्लास्टिक, ऑप्शन सी है पानी, ऑप्शन डी है कागज। तो दोस्तों 10 का राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक, है ना। प्लास्टिक जो है वह जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है, क्योंकि यह जो है वह प्रदूषण फैलाता है जीवन में, जैव पर्यावरण में क्या फैलाता है? प्लास्टिक जो है वह प्रदूषण फैलाता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है सूरज, ऑप्शन सी है पानी, और ऑप्शन डी है कागज। तो दोस्तों सभी ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो सभी ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वह सूरज ही है। सभी ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूरज है, इसलिए प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वह सूरज को माना जाता है, क्योंकि सूरज ही सभी ऊर्जा देता है, सभी को ऊर्जा देता है, सभी के लिए प्राण देता है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है सूरज का प्रकाश। इसलिए प्रकृति में सूर्य ऊर्जा जो है, प्रकृति में सूर्य जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? ऑप्शन ए है जंगल, ऑप्शन बी है एक्वेरियम, ऑप्शन सी है घास के मैदान, ऑप्शन डी है मरुस्थल। तो कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? स्थलीय परितंत्र से हमारा मतलब होता है कि जो स्थल पर नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए है जंगल, ऑप्शन बी है एक्वेरियम, ऑप्शन सी है घास के मैदान, ऑप्शन डी है मरुस्थल। तो दोस्तों
12 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी, एक्वेरियम, है ना। बारहमासी मरुस्थल जो है वह स्थल पर पाया जाता है, घास के मैदान स्थल पर पाया जाता है, जंगल जो है वह स्थल पर पाया जाता है, लेकिन एक्वेरियम स्थल पर पाया नहीं जाता है, इसलिए मैं नहीं पूछ रहा था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्वेरियम। अगला प्रश्न है सीएफसी क्या है। सीएफसी क्या है, यानी पूछ रहा है सीएफसी का पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन है कार्बन फ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी है कार्बन फ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी है कार्बन क्लोरो। तो दोस्तों सीएफसी जो है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। सीएफसी का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये ओजोन परत के क्षय होने के लिए जिम्मेवार है। ओजोन परत के क्षय होने के लिए जिम्मेवार है। ये काफी खतरनाक होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है मृत शरीर को पचाने वाले जीव को, मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहते हैं। उत्पादक कहते हैं, अपघटक जीव कहलाते हैं, स्वपोषी कहते हैं, या परभोक्ता कहते हैं। तो दोस्तों जो मृत शरीर को पचा देता है यानी कि मृत शरीर को अपघटन कर देता है उसे क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपघटक जीव, यानी कि जो जीव जो मरे हुए जीवों को, है ना, मिट्टी में सराने और गलाने में मदद करता है उसी को अपघटक जीव कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है वनों की अधिक कटाई का परिणाम क्या होगा। जब कहने का मतलब है जब वन अधिक कट जाएगा तो क्या होगा, वर्षा की कमी हो जाएगा, ठीक बात है। भूस्खलन होगा, यह ठीक बात है। भूमि अवरदन तथा बाढ़ आएगा, यह ठीक बात है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। वनों की कटाई होगा तो ऑटोमेटिक वर्षा कम होगा, भूस्खलन भी होगा, यानी कि भूमि को कौन मजबूती से पकड़े रहता है, तो पौधे की जड़ ही पकड़े रहता है, वो कट जाएगा तो भूस्खलन होगा ही, भूमि अवरदन होगा, बिल्कुल होगा, और बाढ़ आएगा। ठीक है, तो इससे सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है जैव वातावरण में शामिल है। जैव वातावरण में कौन शामिल है, मृदा, जल तथा वायु शामिल है। ऑप्शन बी है जंतु, पौधे तथा मनुष्य शामिल है। ऑप्शन सी है सूर्य का प्रकाश शामिल है, वायु शामिल है और वर्षा शामिल है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई शामिल नहीं है। चाहे जैव वातावरण कहने का मतलब है कि जीवन के वातावरण में कौन शामिल है, मृदा, जल तथा वायु। ऑप्शन बी है जंतु, पौधे तथा मनुष्य। ऑप्शन सी है सूर्य का प्रकाश, वायु तथा वर्षा। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 16 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 16 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी होगा कि जैव वातावरण में शामिल है, जंतु शामिल है, पौधे शामिल है तथा मनुष्य शामिल है। अगला क्वेश्चन है वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण कराते हैं क्या कहलाते हैं। सीधी सी बात है, जो पौधा और जंतु दोनों का भक्षण कराएगा वह क्या कहलाएगा। तो दोस्तों 17 का राइट आंसर हो जाएगा सर्वभक्षी। वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं कहलाते हैं सर्वभक्षी कहलाते हैं, सर्वभक्षी कहलाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। जीवाणु और कवक क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए है उत्पादक कहलाते हैं, ऑप्शन बी है अपघटक कहलाते हैं, ऑप्शन सी है उपभोक्ता कहलाते हैं, ऑप्शन डी है आहार श्रृंखला कहलाते हैं। तो दोस्तों 18 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि अपघटक। जीवाणु और कवक जो होते हैं वो अपघटक कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं, और जीवों को सराने में और गलाने में ये काफी मदद करते हैं। जीवों को सराने और गलाने में ये काफी मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सौर ऊर्जा जीवमंडल में से किसके द्वारा प्रवेश करती है। सौर ऊर्जा जीवमंडल में किसके द्वारा प्रवेश करती है, हरे पौधे के द्वारा, जंतु के द्वारा, कवक के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा। सीधी सी बात है, सौर ऊर्जा जो जीवमंडल में प्रवेश करते हैं, सौर ऊर्जा जो जीवमंडल में प्रवेश करते हैं वह हरे पौधे के द्वारा प्रवेश करते हैं, क्योंकि हरे पौधा जो है वह सूर्य के प्रकाश की मदद से ही अपना खाना बना पाते हैं, और उन पौधे को फिर कौन खाता है, तो जंतु खाते हैं और मनुष्य खाते हैं, जंतु और मनुष्य खाते हैं। इस प्रकार सौर ऊर्जा वायुमंडल में जो है वह हरे पेड़ पौधे की तरह प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अवशोषित करता है। ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है उष्मा को अवशोषित करता है, ऑप्शन बी है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, ऑप्शन सी है सूर्य की उष्मा को अवशोषित करता है, ऑप्शन डी है अवरक्त किरणों को अवशोषित करता है। तो दोस्तों 20 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी, पराबैंगनी किरणों को। ओजोन परत जो है वह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। सूर्य से निकलने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरण जिसे अंग्रेजी में अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं, जो हमारे शरीर के लिए,
काफी हद हानिकारक होता है, हमारे ओजोन परत के लिए काफी हानिकारक होता है, क्योंकि यही अल्ट्रावायलेट रेज हमारे ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है। अगर ओजोन परत की क्षति हो गई तो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज है पृथ्वी पर आ जाएगी और विभिन्न प्रकार की त्वचा रोग हो जाएगा। विभिन्न प्रकार का त्वचा रोग, हृदय रोग और कैंसर संबंधी बीमारी जो है वह जन्म लेने लगेगा। ठीक है, तो ओजोन परत जो है पृथ्वी का एक सुरक्षा कवच होता है। ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक परितंत्र होता है गतिशील होता है, प्रगतिशील होता है, अस्थायी होता है या गत्यात्मक तंत्र होता है। तो दोस्तों 21st का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या डी, गत्यात्मक तंत्र होता है, गत्यात्मक तंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में मुख्य रूप से कितने घटक का बना होता है? पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? ऑप्शन ए है 1 घटकों का, ऑप्शन बी है 2 घटकों का, ऑप्शन सी है 3 घटकों का, ऑप्शन डी है 4 घटकों का। दोस्तों 22 का राइट आंसर हो जाएगा, 22 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि 2 घटकों का। पर्यावरण मुख्य रूप से 2 घटकों का बना होता है। अगला प्रश्न है, परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणी निम्नलिखित में से कौन है? परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणी कौन है? ऑप्शन ए है उत्पादक है, ऑप्शन बी है उपभोक्ता है, ऑप्शन सी है अपघटक है, ऑप्शन डी है ये सभी है। तो दोस्तों 23 का हमारा राइट आंसर होगा विकल्प संख्या डी, विकल्प संख्या डी यानी कि ये सभी है। परितंत्र के जैविक घटक जो है वह उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है, अपघटक भी है, ये सभी है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक गैस है। तो ओजोन क्या है? द्रव है, घातक विष है, अक्रिय धातु है, या सभी गलत है। तो दोस्तों 24 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी, एक घातक विष है। ओजोन जो है ओजोन क्या है? एक घातक विष है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम परितंत्र उदाहरण है। कृत्रिम परितंत्र जो है वह किसका उदाहरण है? कृत्रिम परितंत्र से हमारा मतलब होता है तो कृत्रिम रूप से जो मानव ने बनाया है वो किसका, उसमें क्या क्या शामिल होता है? वन, तालाब, वन तो भगवान ने बनाया है, ठीक है, वन और तालाब, ठीक है, तो ये भी सही है। झील और तालाब ये भी सही है, बगीचा और खेत ये भी सही है, ऑप्शन डी है सभी सही है। तो दोस्तों 25 का राइट नहीं, वन जो है वह भगवान ने बनाया है तो ये नहीं होगा, तालाब तो बनाया है उनसे, ठीक है। झील जो है वह इंसान नहीं बनाया है, तालाब ने इंसान ने बनाया है तालाब को, ठीक है। लेकिन इसमें जो सी ऑप्शन है वो बगीचा भी इंसान ने बनाया है और खेत भी इंसान ने बनाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम परितंत्र का जो उदाहरण होगा वह बगीचा और खेत हो जाएगा, बगीचा और खेत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के निचले सतह पर, वायुमंडल के ऊपरी सतह पर, वायुमंडल की मध्य सतह पर, यानी में से कोई नहीं। दोस्तों 26 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी, वायुमंडल के ऊपरी सतह पर जो है वह ओजोन परत पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होता है? ठीक है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो है वह किसमें होता है? ऑप्शन ए है हमारा घास, पुष्प तथा चमड़ा में, ऑप्शन बी है घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक में, ऑप्शन सी है फलों के छिलके, केक और नींबू के रस में, ऑप्शन डी है केक, लकड़ी और घास में। तो दोस्तों 27 का राइट आंसर हो जाएगा, 27 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि फलों के छिलके, केक तथा नींबू के रस में जो है वह जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होता है, क्योंकि फलों के छिलके सड़ जाते हैं, ठीक है, केक तथा नींबू का रस भी सड़ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? कौन है जो आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ऑप्शन ए है घास, गेहूं तथा आम, ऑप्शन बी है घास, बकरी तथा मानव, ऑप्शन सी है बकरी, घास, गाय तथा हाथी, ऑप्शन डी है घास, मछली तथा बकरी। तो दोस्तों 28 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 28 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि घास, बकरी और मानव जो है आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, क्योंकि घास को बकरी खा जाता है और बकरी को मानव खा जाता है, तो इस प्रकार से एक आहार श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है? ऑप्शन सी है बाजार जाते समय सामान के कपड़े का थैला ले जाना, ऑप्शन बी है कार्य समाप्ति पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद करना, ऑप्शन सी है माँ द्वारा विद्यालय छोड़ने की बजाय तो तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, उपरोक्त सभी। दोस्तों 29 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या डी,
उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सब पर्यावरण मित्र का व्यवहार है। क्योंकि बाजार जाते समय हम प्लास्टिक के बैग की जगह पर कपड़े का थैला ले जा रहे हैं, जो कि पर्यावरण के लिए अच्छा है। कार्य समाप्ति पर लाइट था, पंखे को स्विच बंद कर दें, ये भी अच्छा कार्य है। माँ द्वारा विद्यालय छोड़ते हैं, वजह है तुम्हारे विद्यालय तक पैदल जाना, पैदल जाओगे तो किसी प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न नहीं होगा, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है, पर्यावरण के लिए लाभदायक है, इसलिए इसमें सभी ऑप्शन जो है वह सही है। अगला प्रश्न है, जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जो है वह कौन है? ऑप्शन ए है अणु है, ऑप्शन बी है सूर्य का प्रकाश है, ऑप्शन सी है रासायनिक ऊर्जा है, और ऑप्शन डी है विद्युत है। जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जो है वह क्या है? तो ऑप्शन प्रश्न संख्या 30 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी, सूर्य का प्रकाश। जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जो है वह सूर्य का प्रकाश ही है। हमारा अगला प्रश्न है कि घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक कौन है? घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक कौन है? ऑप्शन ए है घास, ऑप्शन बी है कीड़े, ऑप्शन सी है हिरन, ऑप्शन डी है जंगल। तो घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक कौन है, यानी कि उत्पादन कौन करता है घास स्थलीय परितंत्र में? तो 31 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए, यानी कि घास। घास स्थलीय में परितंत्र में उत्पादक जो है वह घास है। अगला प्रश्न है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका 32 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि 3। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। जो बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ठीक है। और इसमें भी करीब 30 प्रश्न है, इसमें भी करीब 30 प्रश्न है। तो आज इसे हम खत्म ही कर देते हैं। बायोलॉजी के श्रृंखला को आज हम लोग खत्म ही कर देंगे, ठीक है। इसमें भी 30 प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं या छोड़ दें। चलिए खत्म करते हैं आज इस बायोलॉजी को, 1 घंटा का सेशन हो जाएगा। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है? वायु नहीं है, मृदा नहीं है, जल नहीं है, या जीवधारी नहीं है। कहने का मतलब है कौन है प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या डी, जीवधारी जो है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वायु प्राकृतिक संसाधन है, मृदा प्राकृतिक संसाधन है, जल प्राकृतिक संसाधन, लेकिन जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ठीक है। अगला यूरो 2 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, या कोई नहीं। तो दोस्तों यूरो 2 का जो संबंध है वो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये वायु प्रदूषण से है। यूरो 2 का संबंध जो है वह वायु प्रदूषण से है, और ये 2015 के वार्षिक परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल का उदाहरण है? ठीक है, ऑप्शन है नदी, कुआं, तालाब, समुद्र। भूमिगत जल का उदाहरण कौन है? भूमिगत जल का उदाहरण कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कुआं। कुआं के जल को ही भूमिगत जल कहा जाता है। भूमिगत जल का जो उदाहरण अगर पूछा जाए तो कुआं का जल ही होगा, क्योंकि भूमि को खोद कर हम लोग कुआं से ही पानी निकालते हैं। भूमि को खोद कर कुआं से ही पानी निकालते हैं, इसलिए भूमिगत जल का उदाहरण जो हो जाएगा कुआं हो जाएगा। इनमें से कौन उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु का मतलब है जिसमें नर और मादा जो होती है दोनों होता है एक साथ। ऐसे जंतु जिसमें नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं उभयलिंगी जंतु कहलाते हैं। केचुआ उभयलिंगी जंतु है, मछली जंतु है, शेर है, या बकरी है। तो दोस्तों ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है, और ये सभी बीपीएससी वगैरह में भी इस प्रश्न को पूछा जा चुका है कि केचुआ जो है वह उभयलिंगी जंतु है। अगला प्रश्न है, कोलीफॉर्म क्या है? वायरस है, जीवाणु है, कवक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों 5 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी, जीवाणु। कोलीफॉर्म जो है वह एक जीवाणु है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों बता दें, पीएच मान जो होता है वह 0 से लेकर 14 तक होता है। 0 से 14 तक पीएच मान जो होता है वह 14 होता है। किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 से कम है तो वह अम्लीय है, 7 के बराबर होता है तो उदासीन होता है, और 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय हो जाता है। ठीक है, तो स्वच्छ जल का पीएच मान जो होता है वह 7 के बराबर होता है, क्योंकि उदासीन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छ जल का पीएच मान 7 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस किसको मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, 5 जून को, 17 नवंबर को, या 1 मई को।
तो दोस्तों 7 का राइट आंसर है विकल्प संख्या बी 5 जून को। पर्यावरण दिवस जो होता है प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1980 में, 1985 में, 1990 या 1995 में? दोस्तों 8 का राइट आंसर है विकल्प संख्या बी 1995 में। गंगा कार्य योजना जो है 1995 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? ऑप्शन है 1970 में, 1980 में, 1985 में या 1990 ईस्वी में? दोस्तों 9 का राइट आंसर रहेगा विकल्प संख्या ए यानी कि 1970 में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। तत्कालीन उत्तराखंड के चिपको आंदोलन जो है तत्कालीन उत्तर प्रदेश और वर्तमान के उत्तराखंड राज्य में टेहरी गढ़वाल नामक स्थान पर सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में यह चिपको आंदोलन जो शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल नामक स्थान पर शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है यमुना नदी पर, ऑप्शन बी है गंगा नदी पर, ऑप्शन सी है नर्मदा नदी पर, ऑप्शन डी है ताप्ती नदी पर। दोस्तों 10 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी नर्मदा नदी पर। ये काफी इंपोर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान में रखना। ये भूगोल वगैरह में पूछा जा सकता है सवाल, ठीक है। सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साल वृक्ष के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीण द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नीकरण होने से बचाया गया। कहाँ पर बचाया गया था? मिदनापुर में, गढ़वाल में, टिहरी गांव में या इटारसी गांव में, ठीक है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए मिदनापुर में। साल वृक्ष के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर ग्रामीण क्षेत्र द्वारा पूरी तरह से निम्नीकरण होने से बचाया गया था मिदनापुर गांव में। अगला क्वेश्चन है वनों के संरक्षण के लिए निम्न से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है ना? वनों का संरक्षण करने के लिए किन प्रक्रियाओं को होना आवश्यक है? पेड़ों का अंधाधुंध कटाई, अतिचारण करना, ठीक है, खनन करना या ये सभी करना। वनों के संरक्षण के लिए से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? तो ये सभी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, यानी कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाना चाहिए, अतिचारण पर रोक लगाना चाहिए, खनन पर रोक लगाना चाहिए। ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं, अक्रिय पदार्थ कहलाते हैं या पर्यावरण पदार्थ कहलाते हैं। तो दोस्तों आपको भी बता चुके हैं, ऊपर में इस प्रश्न का जवाब दे चुके हैं कि जैव प्रक्रम द्वारा जो अपघटित होते हैं उसे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहा जाता है, उसे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण को बचाने के लिए कितने प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है? तो पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है। वो 3 प्रकार के आर है कौन? रिड्यूस है, रिसाइकल है या रीयूज है, रिपीट है, रिवर्स है या रिसाइकल है, रिपीट है, रिस्टोर है या रीस्टोर है। सभी कथन गलत है। तो दोस्तों 14 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए यानी कि रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। रिड्यूस, रिसाइकल और यूज, ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी यही लगा लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या कहलाते हैं? जैव विविधता के विशिष्ट स्थल जिसे हम हॉट स्पॉट कहते हैं, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल को क्या कहा जाता है? जंगल कहा जाता है, वन कहा जाता है, जंतु कहा जाता है, दावा कहलाता है। तो दोस्तों जैव विविधता का विशिष्ट स्थल जिसे हम हॉट स्पॉट कहते हैं वे जंगल ही कहलाते हैं, वे जंगल नहीं वन कहलाते हैं। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल को वन कहा जाता है। वनों में जैव विविधता जो है वो पाया जाता है, वनों में ही जैव विविधता पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है? अमृता देवी बिश्नोई का संबंध जो है वह किस वृक्ष के संरक्षण से है? खेजड़ी के वृक्ष, आम के वृक्ष, जामुन के वृक्ष या पीपल के वृक्ष। दोस्तों 16 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए खेजड़ी के वृक्ष। और खेजड़ी के वृक्ष जो है वह कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में पाया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई का संबंध जो है वह खेजड़ी के वृक्ष के संरक्षण से है, खेजड़ी के वृक्ष के संरक्षण से है। दोस्तों यह खेजड़ी का वृक्ष जो है वह राजस्थान के मरुभूमि में क्षेत्र में पाया जाता है। यह खेजड़ी के वृक्ष की विशेषता यह है इस वृक्ष की जड़ें वहां तक जाएगी जहां तक इसको पानी नहीं मिले। जब तक इस वृक्ष के जड़ों को पानी नहीं पहुंचता है तब तक इसकी जड़ें जो है वह नीचे बढ़ती जाती है। और दोस्तों वहां के लोग, राजस्थान के लोग इसी वृक्ष की जड़ों से पानी निकालकर पीने के पानी का उपयोग करते हैं। और खेजड़ी के वृक्ष के लोग फलिया से लोग सब्जी भी बनाते हैं, ठीक है। तो खेजड़ी के वृक्ष जो है वह
टिहरी के ब्रिज जो है राजस्थानी समाज के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसी ब्रिज को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई ने प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक जल मार्ग पर जो डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ से बनाए जाते हैं ये क्या कहलाते हैं? डैम कहलाते हैं, चक डैम कहलाते हैं, बांध कहलाते हैं या प्रताप कहलाते हैं? तो दोस्तों 17 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी, चैक डैम कहलाते हैं, चैक डैम कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है? केवल प्राणियों के मृत शरीरों द्वारा, केवल वनस्पति के मृत शरीरों द्वारा, सागरीय प्राणियों के मृत शरीरों द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा? दोस्तों 18 का राइट आंसर हो जाएगा, 18 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या डी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है? तो केवल प्राणियों के मृत शरीर द्वारा, केवल वनस्पति के मृत शरीर द्वारा, सागरीय प्राणियों के मृत शरीरों द्वारा, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन है? निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन है? मृदा है प्राकृतिक संसाधन, जल है प्राकृतिक संसाधन, वन है या सभी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। 19 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सभी, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृदा भी प्राकृतिक संसाधन है, जल भी प्राकृतिक संसाधन है, वन भी प्राकृतिक संसाधन है, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है ना? कोयला को, पेट्रोलियम को, वन को, उपरोक्त सभी को? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी को, उपरोक्त सभी को इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित संसाधनों में किसका संपोषित रूप से प्रयोग करना आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? 50%, 60%, 70% या 90%? दोस्तों 21 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी, 70%। विश्व में जो है 70% भाग पर जल पाया जाता है। ऐसे मान देखा जाए तो कहीं कहीं आपको 71% भाग पर जल मिलेगा, भूगोल वगैरह किताब में आपको 71% जल जो है वह देखने को मिलेगा और 29% भाग पर स्थल देखने को मिलेगा। 29% भाग पर स्थल होता है और 71% भाग पर जल पाया जाता है। इसमें ऑप्शन में 71 नहीं है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर 70 ही होना चाहिए, 70 ही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन है? सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी बांध सबसे ऊंचा है, भाखड़ा बांध सबसे ऊंचा है या दोनों बांध सबसे ऊंचा है, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों 22 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए, टिहरी बांध जो है वह सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है और सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा बांध। ठीक है, टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है, टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है, टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। ये भूगोल के प्रश्न भी है, भूगोल में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है लगभग 2000 किलोमीटर, लगभग 2500 किलोमीटर, लगभग 3000 किलोमीटर, लगभग 4000 किलोमीटर। ये सब भूगोल के प्रश्न है। ठीक है, तो भूगोल के प्रश्न में भी इसमें दे दिया गया है, बायोलॉजी में भूगोल के प्रश्न को भी मिला दिया गया है। इसलिए कहा गया है एवरी सब्जेक्ट इज कनेक्टेड विथ ईच अदर। प्रत्येक सब्जेक्ट जो है वह एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, प्रत्येक विषय एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि बायोलॉजी में आपको भूगोल के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, है ना। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2500 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई जो है वह हमारा 2500 किलोमीटर है। गंगा की नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर होती है। हमारा अगला प्रश्न है 24 का, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? टिहरी बांध का निर्माण जो है वह किस प्रदेश में किया गया था? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में किया गया था, ऑप्शन बी है उत्तराखंड में किया गया था, ऑप्शन सी है राजस्थान में किया गया था, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में किया गया था। तो दोस्तों 24 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प संख्या बी, यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में ही टिहरी बांध का निर्माण किया गया था। उत्तराखंड राज्य में ही टिहरी बांध का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, उभयलिंगी जंतु कौन है? उभयलिंगी कहने का मतलब है दो लिंग पाए जाते हैं। इसका प्रश्न का ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उभयलिंगी जंतु जो होता है वह
केचुआ होता है। केचुआ जो होता है वह उभयलिंगी जंतु होता है। केचुआ जो है वह उभयलिंगी जंतु है ना, उभयलिंगी जंतु नहीं द्विलिंगी जंतु होता है। केचुआ जो होता है द्विलिंगी होता है, इसमें नर और मादा दोनों होता है, लेकिन उभयलिंगी जंतु पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या डी, मछली है ना। मछली जो है वह उभयलिंगी जंतु होता है। ठीक है, ये गलत है, इसमें गलत आंसर दिया हुआ है, मछली नहीं होना चाहिए, उभयलिंगी जंतु जो है केचुआ ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, है ना। इस प्रश्न का भी ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 26 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या डी, डार्विन। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन में ही इसका जिक्र किया गया है कि चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का नाम क्या है। तो चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है वह चार्ल्स डार्विन की किताब है, और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है वह चार्ल्स डार्विन ने ही किया था। चार्ल्स डार्विन ने ही प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैव संसाधन निम्नलिखित में से कौन है? प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैव संसाधन कौन है? जल है सबसे महत्वपूर्ण अजैव संसाधन, वन है सबसे महत्वपूर्ण अजैव संसाधन, कोयला है या पेट्रोलियम है? कौन है इसका राइट आंसर? दोस्तों 27 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए, जल होता है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैव संसाधन जो होता है वह जल ही होता है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैव संसाधन जो होता है वह जल होता है, जल होता है। अगला प्रश्न है, 2000 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? नम क्षेत्र कहा जाता है, शुष्क क्षेत्र कहा जाता है, अर्ध शुष्क क्षेत्र कहा जाता है, या मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए, नम क्षेत्र। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र को नम क्षेत्र कहलाता है। और दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है वह मॉनिसराम में होती है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है मॉनिसराम में भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और ये मेघालय के अंतर्गत आता है। मेघालय को मेघों का देश कहा जाता है, मेघालय को मेघों का देश कहा जाता है। सबसे ज्यादा भारत में वर्षा जो होती है वह मॉनिसराम गुवाहाटी में होता है। मॉनिसराम गुवाहाटी में सबसे ज्यादा वर्षा होता है ना, सबसे ज्यादा वर्षा होता है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में स्थित सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है तालाब के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन बी है कुल्ह के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन सी है बंदिश के नाम से जाना जाता था, या ऑप्शन डी है सुरंगम के नाम से जाना जाता था। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों 29 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि कुल्ह के नाम से जाना जाता था। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को कुल्ह के नाम से जाना जाता था, कुल्ह के नाम से जाना जाता था। और आज का अंतिम सवाल है, आज का अंतिम सवाल है हमारा कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी है A.K. बनर्जी, ऑप्शन सी है अमृता देवी बिश्नोई, है ना, ऑप्शन डी है बाबा आमटे। तो दोस्तों इस प्रश्न का डिस्कशन हम ऊपर भी कर चुके हैं, चलिए फिर दोबारा बता देते हैं कि चिपको आंदोलन का जो अग्रणी नेता थे वह सुंदरलाल बहुगुणा थे। चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे, और यह आंदोलन है ना वर्तमान के उत्तराखंड राज्य में और उस समय के उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी गढ़वाल नामक एक स्थान है, टिहरी गढ़वाल नामक स्थान है, वहीं पर चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। और उस पेड़ का नाम था, किस पेड़ को बचाने के लिए यह आंदोलन शुरू हुआ था? तो उसका है अंगू के पेड़। कहीं कहीं पर अंगूर का पेड़ मिलता है, कहीं कहीं पर अंगू का पेड़ मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगूर के पेड़ या अंगू के पेड़ को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, है ना। और कौन नेता थे इसके अग्रणी नेता? था सुंदरलाल बहुगुणा, है ना। सुंदरलाल बहुगुणा जो थे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने बायोलॉजी चैप्टर जो है वो खत्म कर दिया।
बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को खत्म कर दिया, है ना। बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को खत्म कर दिया। तो गुरुकुल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद, गुरुकुल को वॉच करने के लिए आपको धन्यवाद। तो प्लीज हमारे चैनल को बराबर देखते रहें, बार बार देखें, हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गुरुकुल।